हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स। आज हमारा दूसरा लेक्चर है प्रॉपर्टीज ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स। ये जो 10 प्रॉपर्टीज नीचे दी गई है वो आज हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि मटेरियल की जो स्ट्रेंथ होती है वो प्रॉपर्टीज पे ही डिपेंड होती है। लेकिन ये प्रॉपर्टी स्टार्ट करने से पहले आप पहले प्रीवियस लेक्चर देखिए, क्योंकि जब तक आपको स्ट्रेस स्ट्रेन का पता नहीं होगा तब तक आपको ये प्रॉपर्टीज पता नहीं होगी। तो जो प्रीवियस लेक्चर है उसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वो आप जाके देखिए और उसके बाद ये लेक्चर स्टार्ट कीजिए। तो पहली जो प्रॉपर्टी है वो है डक्टिलिटी। तो डक्टिलिटी क्या है? डक्टिलिटी इट इज़ द प्रॉपर्टी बाय विच मटेरियल कैन बी स्ट्रेच्ड और ड्रॉन इनटू वायर्स। अभी देखिए, ये एक मटेरियल है, इसको हमने स्ट्रेच किया। स्ट्रेच करने के बाद उसके इलास्टिक लिमिट के बाद उसका परमानेंट डिफॉर्मेशन हो गया। जब मटेरियल का परमानेंट डिफॉर्मेशन होता है इलास्टिक लिमिट के बाद, तो उस मटेरियल को हम डक्टाइल मटेरियल बोलते हैं और इस प्रॉपर्टी को डक्टिलिटी बोलते हैं। इसके जो एग्जांपल्स है वो है माइल्ड स्टील, एल्यूमिनियम, कॉपर, लीड, निकेल। जो हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी के जो वायर्स है वो मोस्टली एल्यूमिनियम और कॉपर के ही बने होते हैं। तो एल्यूमिनियम और कॉपर ये डक्टाइल मटेरियल्स है। उसके बाद ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस इज द lack of ductility, that is materials cannot be stretched. In brittle materials fracture take place after elastic limit. तो हमने डक्टाइल मटेरियल्स में देखा कि जब डक्टाइल मटेरियल्स को हम स्ट्रेच करते हैं तो इलास्टिक लिमिट के बाद उनका परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाता है। लेकिन ब्रिटल मटेरियल्स में क्या होता है, इलास्टिक लिमिट तक वो स्ट्रेच होते हैं लेकिन उसके बाद उनका सडन फेल्योर हो जाता है। तो इस प्रॉपर्टी को ब्रिटलनेस बोलते हैं और उन मटेरियल्स को ब्रिटल मटेरियल्स बोलते हैं। तो इसके एग्जांपल्स क्या क्या है? कास्ट आयरन है, कंक्रीट, ग्लास, रबर, वुड। तो सब सोच रहे होंगे कि रबर कैसे डक्टाइल मटेरियल ब्रिटल मटेरियल है। तो अब हम देखते हैं। और ये जो है ये माइल्ड स्टील का कर्व है जो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा है। इसमें क्या क्या दिख रहा है हमको? सिग्मा वाई दिख रहा है, मतलब यील्ड स्ट्रेस दिख रहा है, सिग्मा यू अल्टीमेट स्ट्रेस दिख रहा है, और ये नीचे वाला जो है ये वुड का है, वुड ब्रिटल मटेरियल है, तो इसमें सिर्फ हमें सिग्मा यू दिख रहा है, मतलब अल्टीमेट स्ट्रेस दिख रहा है। तो क्या होता है, हम ब्रिटल मटेरियल और डक्टाइल मटेरियल कैसे डिफाइन करते हैं? अगर बॉडी 5% स्ट्रेंथ जो है उसके बाद फेल होती है तो उस मटेरियल को हम डक्टाइल मटेरियल बोलते हैं। लेकिन अगर जो मेटल हमने लिया है उसका फेलियर 5% स्ट्रेंथ से पहले ही हो जाता है तो उसको हम ब्रिटल मटेरियल बोलते हैं। तो इसीलिए अगर हम रबर को देखें तो रबर को हम स्ट्रेच तो करते हैं लेकिन उसका परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं होता, और जैसे हम स्ट्रेच करते हैं अगर उसने ये स्ट्रेन लिमिट एक्सीड किया तो वो उसका फ्रैक्चर हो जाता है। तो इसीलिए हम रबर को ब्रिटल मटेरियल में क्लासिफाई करते हैं। अब भी हमने देखा कि यहाँ पे सिर्फ सिग्मा यू ही दिखा रहा है, क्योंकि जो ब्रिटल मटेरियल है उनका यील्डिंग नहीं होता, सिर्फ वो इलास्टिक लिमिट तक स्ट्रेच होते हैं, उसके बाद उनका फेल्योर हो जाता है। तो इसलिए जब भी हम ब्रिटल मटेरियल को डिज़ाइन के लिए लेंगे तब हम डिज़ाइन स्ट्रेस जो है वो अल्टीमेट स्ट्रेस लेते हैं, और जब डक्टाइल मटेरियल लेते हैं तो हम ये यील्ड स्ट्रेस डिज़ाइन स्ट्रेस लेते हैं। तो आपको ये ब्रिटल मटेरियल डक्टाइल मटेरियल का जो डिफरेंस है वो समझ में आ ही गया होगा। उसके बाद की जो प्रॉपर्टी है वो है मेलिएबिलिटी। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस और मैटर ड्यू टू विच इट कैन बी डिफॉर्म इनटू थिन शीट अंडर प्रेशर। तो देखिए, अभी कोई मेटल है उस पर हमने प्रेशर फोर्स अप्लाई किया, तो उसका जो हम जब फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसका हमें शीट फॉर्म में मिलता है। तो उस मटेरियल को हम, उस प्रॉपर्टी को हम मेलिएबिलिटी बोलते हैं, और ये जो मटेरियल्स होते हैं मेलिएबल होते हैं। और ये जो प्रॉपर्टी है ये हमें बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में यूज़ होती है, जैसे फोर्जिंग है, रोलिंग है, जैसे हम गोल्ड ऑर्नामेंट्स वगैरह जैसे बनाते हैं उसके लिए मेटल का मेलिएबल होना बहुत ज़रूरी है। तो गोल्ड, एल्यूमिनियम, सिल्वर, आयरन ये सारे मेलिएबल मटेरियल के एग्जाम्पल है। इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो इलास्टिसिटी का डेफिनेशन है, इलास्टिसिटी इज प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच मटेरियल कैन रिगेन इट्स ओरिजिनल डायमेंशन आफ्टर रिमूवल ऑफ लोड।
यही समय डेफिनेशन हमने इलास्टिक लिमिट का भी देखा था जब हमने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देखा था। तो देखिए ये जो है ये डक्टाइल मटेरियल का कर्व है, मतलब हमने माइसिल का जैसे कर्व देखा था वैसे ही कर्व है इलास्टिक लिमिट तक, और ये जो कर्व है ये नॉन लीनियर कर्व है। तो पहले इलास्टिसिटी देख लेते हैं। इलास्टिसिटी जो है वो यंग्स मॉड्यूलस से डिनोट करते हैं, और उसका जो फॉर्मूला है वो है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। जो स्ट्रेस स्ट्रेन का रेशियो होता है उसको हम इलास्टिसिटी से डिनोट करते हैं। ये हम इलास्टिक कांस्टेंट में भी देखेंगे, और इसको जो है इसको यंग्स मॉड्यूलस बोलते हैं। तो देखिए अब हम ये दो कर्व्स देखने वाले हैं। ये जो है ये लीनियर कर्व है, और दूसरा जो है वो नॉन लीनियर कर्व है। जो लीनियर कर्व हम देख रहे हैं वो जो जैसे हमने माइल्स्टील का देखा था वैसे ये लीनियर कर्व है, और नॉन लीनियर कर्व जो एल्यूमिनियम कॉपर ये जो मटेरियल्स है, ये जो कर्व है, ये जो मटेरियल्स है ये नॉन लीनियर कर्व शो करते हैं। और हमें जो यहाँ पे डिज़ाइन स्ट्रेस है वो हमें परफेक्टली नहीं मिल पाता, तो इसलिए हमें ऑफसेट मेथड यूज़ करना पड़ता है। तो ऑफसेट मेथड में हम क्या करते हैं कि यहाँ पर 0.2% जो स्ट्रेन होता है मटेरियल का वो हम लेते हैं, ये पॉइंट लेते हैं, और यहाँ से हम इस कर्व को पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, और ये जो हमें पॉइंट मिलता है इसको हम प्रूफ स्ट्रेस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रूफ स्ट्रेस कहते हैं। और इसी पॉइंट पे हम ये जो मटेरियल्स हैं इनका डिज़ाइन करते हैं, मतलब ये जो हमें स्ट्रेस मिलता है यहाँ पे उसी उसी स्ट्रेस पे हम इन मटेरियल्स का डिज़ाइन करते हैं। तो ये तो हो गया प्रूफ स्ट्रेस का। तो देखिए अब ये है, ये इलास्टिक लिमिट है, मतलब ये जो एरिया है पीछे का, जब तक बॉडी इलास्टिक लिमिट तक स्ट्रेच होती है तो बॉडी में एनर्जी स्टोर होती है। तो वो एनर्जी हम कैसे निकालेंगे? ये जो एरिया अंडर द कर्व है वो एनर्जी जो एब्जॉर्ब हुई है वो एनर्जी है। तो देखिए तो ये जो एनर्जी यहाँ पे स्टोर हुई है वो क्या होगी, उसका फॉर्मूला क्या होगा? हाफ सिग्मा वाई, मतलब जो यील्ड स्ट्रेस है वो इनटू जो होगा वो अपना जो यील्ड स्ट्रेन है वो ये जो होगा ये इसका फॉर्मूला होगा। और इसको क्या बोलते हैं? इसको जो बोलते हैं इसको रेजिलियंस बोलते हैं। जो ये एरिया अंडर दिस कर्व जो है, जो एनर्जी स्टोर हुई है इलास्टिक लिमिट तक, उसको हम क्या बोलते हैं? रेजिलियंस बोलते हैं। तो और जो हम ये उसका वैल्यू निकालते हैं उसको क्या बोलते हैं? मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस, क्योंकि जो एनर्जी स्टोर होती है ये पर यूनिट वॉल्यूम होती है जो इसमें एनर्जी स्टोर होती है। उसके बाद देखिए यहाँ पर तो हमने देख लिया ये इलास्टिक लिमिट तक हम ऐसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम कौन सी एनर्जी कंसिडर करते हैं? इस कर्व के नीचे का जो भी एरिया होगा उसको हम रेजिलियंस कैलकुलेट करने में यूज़ करते हैं। लेकिन इसमें जो हम रेजिलियंस निकालते हैं उसको क्या कहते हैं? प्रूफ रेजिलियंस कहते हैं, प्रूफ रेजिलियंस। उसके बाद हम देखते हैं प्रूफ रेजिलियंस। देखिए यहाँ पे प्रूफ रेजिलियंस का फॉर्मूला दिया हुआ है, वो क्या है? हाफ यील्ड स्ट्रेस इनटू यील्ड स्ट्रेन। ये नॉन लीनियर मटेरियल्स के लिए प्रूफ रेजिलियंस, और जो लीनियर मटेरियल है जो लीनियर कर्व दिखाते हैं उनके लिए रेजिलियंस। और इलास्टिसिटी इज मेजर्ड विद टर्म यंग्स मॉड्यूलस। और एक है जो इलास्टिसिटी है वो जैसे स्टिफनेस होता है बॉडी का जो डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट करता है, वैसे ही इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी है। अगर देखें तो अगर आप सोच रहे हैं, आप देखेंगे आप ऐसे समझेंगे कि रबर का इलास्टिसिटी सबसे ज़्यादा होगा, तो नहीं, रबर जो है वो बहुत जल्दी ब्रेक हो जाता है, तो रबर का जो इलास्टिसिटी है वो बहुत कम होता है। जो मटेरियल्स डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट करते हैं, मतलब उसका डिफॉर्मेशन लेट होता है, उन मटेरियल्स का जो इलास्टिसिटी है वो ज़्यादा होता है, मतलब उनका जो यंग्स मॉड्यूलस होगा वो ज़्यादा होगा। ठीक है, उसके बाद की जो प्रॉपर्टी है वो है प्लास्टिसिटी। इट इज़ अ प्रॉपर्टी बाय विच मटेरियल इज़ नॉट एबल टू रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप। मतलब एक बार अपना इलास्टिक रीजन खत्म हो गया उसके बाद प्लास्टिक रीजन स्टार्ट होता है, उस रीजन में ये प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी होती है। तो क्या होता है, इलास्टिक लिमिट के बाद अगर बॉडी रिफॉर्म हुई तो वो अपना शेप रिगेन नहीं कर पाती।
तो ऐसी जो प्रॉपर्टी है, ऐसे मटेरियल्स मतलब जो मटेरियल्स हम यूज़ करते हैं, ऐसे मटेरियल्स हम मशीन में यूज़ नहीं कर सकते। अगर हमने ऐसे मटेरियल्स यूज़ किए तो मशीन के जो डिमेंशंस है वो चेंज हो जाएंगे और उससे बहुत दिक्कत होगी। तो हम जो मटेरियल्स यूज़ करते हैं वो मोस्टली उनमें प्लास्टिसिटी नहीं होनी चाहिए, ऐसे मटेरियल्स यूज़ करते हैं, मतलब जो स्ट्रेस डेवलप होगा उनमें वो कम होना चाहिए। उसके बाद की जो प्रॉपर्टी है वो है स्टिफनेस। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू रेजिस्ट डिफॉर्मेशन अंडर एक्शन ऑफ लोड। तो हम ये जो प्रॉपर्टी देखते हैं ये हमने वाइब्रेशन में भी देखा है कि हम स्टिफनेस निकालते हैं। तो देखिए ये एक स्प्रिंग है, अगर उसमें उस पर हमने फोर्स F अप्लाई किया तो उसका डिफ्लेक्शन होगा X, और हम वो कैसे लिखेंगे, F इक्वल्स टू K इंटू एक्स, और जो स्टिफनेस का फॉर्मूला है वो है फोर्स अपॉन जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो, और ये है उसका यूनिट न्यूटन पर मीटर। जैसे ये लीनियर स्टिफनेस है वैसे ही टॉर्शनल स्टिफनेस भी है, और उसका जो फॉर्मूला है वो टॉर्क अपॉन जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो, और यूनिट है न्यूटन पर मीटर, न्यूटन मीटर रेडियन। ओके। टफनेस it is the total energy absorbed by material prior to its fracture। मतलब फ्रैक्चर तक जितनी भी एनर्जी वो मटेरियल में स्टोर होगी उसको हम टफनेस बोलेंगे। और मॉड्यूलस ऑफ टफनेस मतलब जो वैल्यू होगी वो एनर्जी स्टोर हुई होगी वो इज द एनर्जी एब्जॉर्ब बाय मटेरियल प्रायर टू इट्स फ्रैक्चर पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, अभी इसके बाद हम ग्राफ देखते हैं। तो देखिए ये जो है ये हमने मटेरियल को लोड किया, यहाँ तक उसका इलास्टिक लिमिट आता है, उसके बाद उसका प्लास्टिक रीजन स्टार्ट होता है, और फाइनली उसके बाद उसका फेल्यूर हो जाता है। मतलब जब हम टफनेस को कैलकुलेट करते हैं तो उसमें इलास्टिक रीजन भी आता है और प्लास्टिक रीजन भी आता है। तो हम देखिए यहाँ पे यील्ड पॉइंट है, यहाँ पे अल्टीमेट स्ट्रेस है, यहाँ पे फ्रैक्चर पॉइंट है, और ये जो पॉइंट है यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, फ्रैक्चर स्ट्रेन मिलेगा। तो मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो ये फॉर्मूला है यील्ड स्ट्रेस प्लस अल्टीमेट स्ट्रेस डिवाइड बाय 2 इंटू जो फ्रैक्चर पॉइंट पे जो स्ट्रेस आएगा, स्ट्रेन आएगा, उसका वैल्यू। ये जो मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस है वो गेट एग्जाम में भी पूछा गया था, और ये जो टर्म्स है इसमें कंफ्यूजन होता है, तो ये फॉर्मूला अच्छे से याद रखिए, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। उसके बाद जो है वो है ये टर्म्स यहाँ पे डिफाइन किए हुए हैं, यील्ड स्ट्रेस, अल्टीमेट स्ट्रेस। और जो मटेरियल्स का टफनेस ज़्यादा होता है वो मोस्ट ऑफ द मटेरियल्स जो है वो डक्टाइल होते हैं, मतलब डक्टाइल मटेरियल जो है वो टफ होते हैं, और ब्रिटल मटेरियल्स का टफनेस कम होता है क्योंकि उनकी एनर्जी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी जो है वो कम होती है। वैसी मतलब जिनका रेजिलेंस ज़्यादा हो, जो टफ हो, ऐसे मटेरियल्स को हम डक्टाइल मटेरियल डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद की जो प्रॉपर्टी है वो है हार्डनेस। हार्डनेस इज द रेजिस्टेंस टू स्क्रैच और अब्रेशन। इट इज कॉम्प्लेक्स प्रॉपर्टी, डिपेंड्स अपॉन अदर प्रॉपर्टीज सच एज ग्रेन साइज, यील्ड स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ, डक्टिलिटी। अगर हमने हार्डनेस को देखा तो हम किसी भी मटेरियल पे अगर इंडेंटेशन करें और वो मटेरियल उसको रेजिस्ट करें, मतलब इंडेंटेशन नहीं हो, तो उस मटेरियल को हम क्या बोलते हैं, हार्ड मटेरियल बोलते हैं। अगर हम डक्टाइल मटेरियल देखें तो डक्टाइल मटेरियल्स में इंडेंटेशन इजीली हो जाता है, लेकिन अगर ब्रिटल मटेरियल्स पे इंडेंटेशन करें तो वो नहीं होता। तो मोस्टली जो ब्रिटल मटेरियल होते हैं वो हार्ड होते हैं। और ये हार्डनेस मेजर करने के लिए हम डिफरेंट नंबर्स यूज़ करते हैं, मतलब मेथड्स है। ब्रिनल हार्डनेस नंबर मेजर करता है, विकर हार्डनेस नंबर मेजर करता है, इससे हमें वो मेटल का हार्डनेस पता चलता है। उसके बाद का जो प्रॉपर्टी है वो है क्रिप। क्रिप इज परमानेंट डिफॉर्मेशन विद पैसेज ऑफ टाइम विद इन इलास्टिक लिमिट। अभी विद इन इलास्टिक लिमिट कैसे डिफॉर्मेशन होगा, तो देखिए ये जो क्रिप है वो कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ लोड, टाइप ऑफ लोडिंग, मीन्स वो लोड स्टैटिक है या डायनामिक है, टाइम और एज ऑफ लोडिंग, टेम्परेचर, इन सब फैक्टर्स पे क्रिप डिपेंड होता है। तो मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। आपने वो इलेक्ट्रिसिटी के वायर्स देखे ही होंगे जो पहले जब वो स्टार्टिंग में
जो टाई किए जाते हैं तो वो स्ट्रेट होते हैं, लेकिन थोड़े दिनों बाद वो जो है वो ऐसे सैग हो जाते हैं। तो वो क्यों होते हैं? उनमें तो जो फोर्स अप्लाई होता है वो तो विद इन इलास्टिक लिमिट ही होता है, लेकिन जैसे टाइम बढ़ता है ड्यूरेशन के साथ उनका जो है उनका डिफॉर्मेशन हो जाता है। तो वो क्यों होता है? ये जो क्रिप प्रॉपर्टी है उसकी वजह से उनका डिफॉर्मेशन होता है। मतलब यहाँ पे कौन सा फैक्टर मैटर करता है? जो ड्यूरेशन है उसका, मतलब जिस ड्यूरेशन के लिए भी वो लोड अप्लाई हो रहा है वो मैटर करता है। उसके बाद है मैग्नीट्यूड ऑफ लोड। मैग्नीट्यूड ऑफ लोड भी मैटर करता है। अगर हमने जो लोड दिया है वो बहुत टाइम के लिए दिया तो उसका भी थोड़े दिन बाद डिफॉर्मेशन हो जाएगा, उसको हम क्या बोलते हैं? क्रीप बोलते हैं। तो ये अभी टेम्परेचर है। मैं टेम्परेचर का आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जो रियल टाइम एग्जांपल है। हम सबको पता ही है जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का क्रैश हुआ था, और ये जो प्लेन है ये प्लेन उस बिल्डिंग को टकराया था। तो जब वो प्लेन ने बिल्डिंग को हिट किया तभी जो बिल्डिंग जो बनी हुई थी वो तो पूरे स्टील बार्स की बनी हुई थी, क्योंकि बिल्डिंग का हाइट बहुत था तो स्टील भी बहुत सारा यूज़ हुआ था। जब प्लेन ने क्रैश किया तब क्या हुआ? जो बार्स थे बिल्डिंग में उनका जो टेम्परेचर था वो बढ़ गया, और वो टेम्परेचर इतना बढ़ा कि जो मेल्टिंग पॉइंट था स्टील का उसका हाफ ऑफ द उसका हाफ उसके हाफ तक टेम्परेचर बढ़ गया, और उसकी वजह से जो क्रीप प्रॉपर्टी है, क्रीप जो है वो अप जो क्रीप प्रॉपर्टी है वो अपलिफ्ट हो गया, और उसकी वजह से जो पूरा बिल्डिंग है वो पूरा फेल हो गया। मतलब वो जो स्टील बार्स है थे उनका डिफॉर्मेशन हो गया और पूरा बिल्डिंग कोलैप्स हो गया। तो ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल है क्रीप का, आप ये याद रख सकते हैं, ये प्रॉपर्टी याद रखने के लिए। तो temperature at which creep becomes more appreciable is half of melting point and is known as homologous temperature. ओके, ये याद रखिए। इसके बाद जो प्रॉपर्टी है वो है fatigue. Fatigue is localized and progressive structural damage that occurs due to cyclic and reverse cyclic loading. तो अगर हम किसी बॉडी पे साइक्लिक लोड अप्लाई कर रहे हैं या रिवर्स साइक्लिक लोड अप्लाई कर रहे हैं तो उस बॉडी का फेलियर हो जाता है, और उसको ही क्या कहते हैं? फटीग कहते हैं। जो डैमेज होता है उसको फटीग कहते हैं। अभी कंसिडर कीजिए ये एक वायर है जो हमने जो इलेक्ट्रिसिटी वायर्स है, आपने भी ये किया होगा। जब हम वो वायर को ऐसे ऊपर नीचे मूव करते हैं तो थोड़ी देर बाद यहाँ पे नेकिंग होती है और उसके बाद वो वायर टूट जाती है। तो वो क्यों टूटती है? वो फटीग की वजह से टूटती है, क्योंकि जब हम ऊपर नीचे ऐसे करते हैं तो उस पर हम क्या अप्लाई कर रहे होते हैं? उस पर हम साइक्लिक लोड अप्लाई कर रहे होते हैं, और उसकी वजह से वो वायर टूट जाती है। आपने अगर देखा होगा तो वायर हीट भी हो जाती है जब हम ऐसे ऊपर नीचे करते हैं, तो उसका टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। तो देखते हैं तो ऐसे क्यों होता है। तो देखिए, जब हमने वायर पे फर्स्ट टाइम जब फोर्स अप्लाई किया तो उसमें इतनी स्ट्रेन एनर्जी स्टोर हो गई। उसकी थोड़ी देर बाद थोड़ी स्ट्रेन एनर्जी उसकी रिलीज हुई, लेकिन फिर भी उसमें स्ट्रेन एनर्जी स्टोर थी। सेकेंड साइकिल में वो जो स्ट्रेन एनर्जी थी वो और बढ़ गई। थर्ड साइकिल मतलब जब थोड़ी उसमें उसके बाद थोड़ी सी रिलीज हुई, लेकिन फिर भी जो एनर्जी है वो स्टोर होती ही जाती है, और उसकी वजह से स्ट्रेन एनर्जी इतनी बढ़ जाती है कि एट द लास्ट उसका फ्रैक्चर हो जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? फटीग फ्रैक्चर कहते हैं या फटीग फेल्यूर कहते हैं। तो ये जो फटीग है वो किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड होता है? जो अपनी लोडिंग कंडीशन है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लोडिंग है, करोजन है, टेम्परेचर ऑफ जो बॉडी है, स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन है, इन सब फैक्टर्स पे ये स्ट्रेस डिपेंड करता है। देखिए, अगर हमने वायर फास्ट मूव की तो वो जल्दी टूट जाएगी, मतलब क्या होगा? वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड है। अगर कोई बॉडी है उसका टेम्परेचर पहले से ज़्यादा है और हमने उस पर साइक्लिक लोड अप्लाई किया तो वो उसका जो फेलियर है वो जल्दी होगा। तो अब यहाँ पे देखते हैं, मैंने यहाँ पे इंड्योरेंस लिमिट की डेफिनेशन लिखी है। Endurance limit is the stress level below which a specimen can withstand cyclic stress indefinitely without exhibiting fatigue failure. Endurance limit is known as fatigue limit. तो हमने फटीग स्ट्रेंथ सुना होगा, फटीग लिमिट सुना होगा, तो वो क्या है?
अभी देखिए यहाँ पे हमने साइक्लिक लोड अप्लाई किया और वो मटेरियल जो है वो फेल हो गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए हम एक लिमिट स्ट्रेस लिमिट डिसाइड करते हैं और वो स्ट्रेस लिमिट एक्सीड नहीं होना चाहिए। अभी देखिए जो माइल्ड स्टील है उसका जो इंड्योरेंस लिमिट है वो क्या है, 186 मेगापास्कल। और ये जो इंड्योरेंस लिमिट है वो यील्ड स्ट्रेस से कम है। यील्ड स्ट्रेस कितना है इसका माइल्ड स्टील का, वो जो है वो यील्ड स्ट्रेस जो है वो 250 मेगापास्कल है। मतलब जो लोडिंग होगी साइक्लिक लोडिंग में वो 186 मेगापास्कल से ज़्यादा नहीं होगी। इसको हम क्या बोलते हैं, एंड्योरेंस लिमिट बोलते हैं। तो ये सारी 10 प्रॉपर्टीज़ हो गई, ये आप अच्छे से पढ़िए क्योंकि ये बहुत जो सब्जेक्ट्स है उसमें यूज़ होती है। उसके बाद हमने प्रॉपर्टीज़ तो देख ली, तो अब हम देखते हैं कि जो डक्टाइल और ब्रिटल मटेरियल है उन पर टेंशन और कंप्रेशन का इफेक्ट कैसे होता है। तो देखिए ये डक्टाइल मटेरियल है, इस पर हमने फोर्स अप्लाई किया और इसका फेलियर हो गया। यहाँ पे आपको कप दिख रहा है और यहाँ पे कोन दिख रहा है। तो इस फेलियर को कप कोन फेलियर बोलते हैं और ये किस में होता है, डक्टाइल मटेरियल्स में होता है, जब उनको टेंशन दिया जाता है। तो डक्टाइल मटेरियल जो होते हैं वो टेंशन में स्ट्रांग होते हैं और ये जो फेलियर है वो किस वजह से होता है, शेयर की वजह से होता है। जो हम जब टेंशन देते हैं तो यहाँ पे जो शेयर प्लेन होता है वहाँ पर ही इसका फेलियर होता है और शेयर प्लेन वो 45 डिग्री पे होता है। तो हम ये क्वेश्चन आ सकता है कि डक्टाइल मटेरियल किस में स्ट्रांग है, टेंशन में स्ट्रांग है, कंप्रेशन में स्ट्रांग है, किस में वीक है। ये जो है ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। उसके बाद ब्रिटल मटेरियल का देखते हैं। अगर ब्रिटल मटेरियल पर टेंशन अप्लाई किया तो क्या होगा, जो फेलियर होगा वो 90 डिग्री के प्लेन में होगा क्योंकि यहाँ के जो पार्टिकल्स है वो सेपरेट हो जाएंगे, उसकी वजह से यहाँ पे फेलियर होगा। और जो ब्रिटल मटेरियल है वो टेंशन में जो है वो वीक होते हैं। ये अभी टेंशन का तो देख लिया कि जो डक्टाइल मटेरियल है वो टेंशन में स्ट्रांग होता है और ब्रिटल मटेरियल टेंशन में वीक होते हैं। उसके बाद कंप्रेशन टेस्ट देखते हैं। अगर डक्टाइल मटेरियल को हमने कंप्रेस किया तो देखिए यहाँ पे हमने फोर्स पी अप्लाई किया और डक्टाइल मटेरियल है इसलिए वो ऐसे बल्जी हो गया और 90 डिग्री के प्लेन पर उसका फेल्यूर हो गया। तो जो डक्टाइल मटेरियल है वो कंप्रेशन में वीक होते हैं और उनका जो फेलियर है वो 90 डिग्री पे होता है। ये 90 डिग्री का प्लेन है और यहाँ पे उनका फेलियर हुआ है। और अभी जो है ब्रिटल मटेरियल देखते हैं। ये ब्रिटल मटेरियल है, उस पर हमने कंप्रेशन फोर्स अप्लाई किया। जो ब्रिटल मटेरियल है वो कंप्रेशन में तो स्ट्रांग होते हैं, तो उनका फेलियर किस वजह से होता है, उनका जो फेलियर है वो शेयर की वजह से होता है। यहाँ पे 45 डिग्री के प्लेन पर जो शेयर प्लेन है वहाँ पे उनका फेलियर होता है। तो दे फेल ड्यू टू शेयर एंड ब्रिटल मटेरियल आर स्ट्रांग इन कंप्रेशन। ठीक है, आज के लिए इतना ही। हमने प्रॉपर्टीज देखे, मटेरियल का बिहेवियर देखा। अब हम उसके क्वेश्चंस देखते हैं। अभी जो टॉपिक लिया है उसके ऊपर कुछ एमसीक्यूज देखते हैं हम। तो ये है फर्स्ट क्वेश्चन, द एबिलिटी ऑफ मटेरियल्स टू डेवलप अ कैरेक्टरिस्टिक बिहेवियर अंडर रिपीटेड लोडिंग इज नोन एज। तो ऑप्शन है टफनेस, रेजिलियंस, हार्डनेस, फटीग। तो हमने वायर का एग्जांपल लिया था और उस पर हमने साइक्लिक लोड अप्लाई किया था, मतलब ही रिपीटेड लोड अप्लाई किया था। तो क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन डी, फटीग। उसके बाद जो है सेकेंड क्वेश्चन, द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू बी फॉर्म बाय हैमरिंग और रोलिंग। ये तो सिंपल है, इसका आंसर क्या होगा, हमने देखा था रोलिंग और फोर्जिंग के लिए कौन सी प्रॉपर्टी चाहिए, मेलिएबिलिटी। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, मेलिएबिलिटी। थर्ड जो क्वेश्चन है वो है डिफॉर्मेशन दैट ऑकर्स ड्यू टू स्ट्रेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज। फर्स्ट ऑप्शन वेयर रेजिस्टेंस, सेकेंड फटिंग, थर्ड सी, एंड जो लास्ट ऑप्शन है वो है फ्रैक्चर। तो इसका जो आंसर है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।